इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया था और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप पिछले वीडियो में अगर प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी के हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन और उसके विभिन्न ऑर्बिट्स और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को भी कवर किया है। तो आप इस बार इसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, सारी चीजें आपको क्रम अनुसार मिलेंगी, यानी जो जो हम लोगों ने वीडियो बनाया है उसका एक सीक्वेंस है और वो सारी चीजें मिलेंगी आपको प्लेलिस्ट में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में, जिन्हें आप शॉर्ट में रॉकेट्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स या हम कहें तो इन्हें रॉकेट्स, ये होते क्या हैं। तो इसे एक मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं ताकि सारी चीजें, अगर इसका आपको एक डेफिनेशन भी लिखना होगा प्रॉपर तो ये डेफिनेशन भी आपसे बन जाए। तो रॉकेट किस प्रकार में होता है, आपने सबसे पहले देखा ही होगा ये कई बार डायग्राम, या बचपन में आप लोगों ने रॉकेट जलाया भी होगा। तो ये लगभग कुछ इसी शेप में ही होता है, इस प्रकार से रॉकेट रहता है। ठीक है, रॉकेट में अलग अलग चरण में ईंधन भरा होता है, यानी इन चरणों में 1, 2, 3 और इस प्रकार के अलग अलग चरण होते हैं। तो इन चरणों में ईंधन भरा होता है और इसका जो ऊपरी भाग रहता है, ये वाला पार्ट, इसमें सैटेलाइट को रखा जाता है। इस पार्ट में, ऊपरी वाले पार्ट में सैटेलाइट रखा जाता है और यह जो रॉकेट है ईंधनों से भरा होता है। तो हम इसे अगर एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें, इसका अगर मैं इसी डायग्राम के माध्यम से एक डेफिनेशन बनाऊं तो रॉकेट एक ऐसी युक्ति है, रॉकेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें ईंधन भरा होता है, ईंधन भरा होता है, साथ ही जिसका उपयोग हम देख रहे हैं यहाँ सैटेलाइट का उपयोग किया जा रहा है अंतरिक्ष में, सैटेलाइट को यहाँ से इसके थ्रू अंतरिक्ष में ले जाया रहता है। तो रॉकेट का उपयोग या जिसका उपयोग उपग्रहों को अंतरिक्ष पर ले जाने में किया जाता है। इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। रॉकेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें अलग अलग चरणों में आप देख रहे हैं ईंधन भरा हुआ है और इसका उपयोग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लॉन्चिंग व्हीकल या रॉकेट को समझ सकते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के, जो आप लोगों ने लॉन्चिंग व्हीकल्स के नाम सुने होंगे, जैसे एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एएसएलवी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी, जीएसएलवी और आधुनिक युग का जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है यानी आरएसएलवी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मैं एक बेस क्रिएट करता हूं आपको, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था वहां से। देखिए 1962 में हमारे जो, इसके पहले भी अगर देखें 1962 के भी पहले जाएं तो जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसी के अंतर्गत ही अंतरिक्ष के अनुसंधान से जो जुड़े कार्य थे उसी के अंतर्गत ही होते थे, यानी अभी तक अंतरिक्ष विभाग बना नहीं था। 1962 में जब हम आए थे तो हम लोगों ने देखा था कि इनको स्पार्क का गठन हुआ था और यही इनको स्पार्क 1969 या एग्जैक्ट डेट कहें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का नाम इसे दिया गया था। फिर आगे चलकर 1972 में हम देखेंगे तो 1972 में ही आपके अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी और इस अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के साथ साथ इसे विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की, जो उनके कार्यक्रम की जिम्मेदारी है वह इस अंतरिक्ष विभाग को सौंप दी गई। इसके पहले यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहा था। तो अगर अंतरिक्ष विभाग को परमाणु ऊर्जा या अंतरिक्ष विभाग से जो जो कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई तो वो कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य देखेंगे तो हमारे जो भारत है उसको उपग्रह संचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, ये उद्देश्य था। साथ ही साथ जो हमारे मौसम संबंधी या संसाधन संबंधी जो सर्वेक्षण होते हैं उनका एक रिपोर्ट तैयार करना और रक्षा और संचार के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाना, या कह सके रक्षा और संचार के क्षेत्र में भारत को भी आत्मनिर्भर बनाना,
ये सारी चीजें इनके उद्देश्य थी। एक और उद्देश्य की बात करें तो जो हमारे वाणिज्यिक उपयोग है उपग्रहों का, उनको बढ़ावा देना, अर्थात जो विदेशों द्वारा उपग्रह हमारे भारत से छोड़े जाना, इनको बढ़ावा देना, ये सारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों के उद्देश्य थे। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अलग अलग चरणों में ही अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। यह कोई अचानक से नहीं हुआ है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत भी चरणबद्ध तरीके से हुई है। तो इन्हीं चरणबद्ध तरीकों से ही हमारे जो प्रक्षेपण यान है, इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा कि यह होता क्या है। तो अगर थोड़ा इसके बारे में बात करें तो सबसे जो पहला चरण था, या हम लोग इसको एक जनरेशन नाम भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लर्निंग प्रोजेक्ट था या लर्निंग फेज था, हम कहें लर्निंग फेज में हम लोगों ने सबसे पहले SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की स्थापना की, या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण किया। सबसे पहले जो लॉन्च व्हीकल बना था वह सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, यह एक लर्निंग फेज था। इस समय हम लोग जो प्रक्षेपण की तकनीक है उसको सीख रहे थे। फिर इसके बाद जो फेज आया वह हमारा एक्सपेरिमेंटल फेज था, एक्सपेरिमेंटल फेज। और इस फेज में हम लोगों ने ASLV यानी ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मैं इसका पूरा नाम लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप इसको समझते चलिएगा, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह एक्सपेरिमेंटल फेज में निर्मित हुआ। फिर इसके बाद जो थर्ड फेज आया वह था हमारा ऑपरेशनल फेज, ऑपरेशनल फेज। और इस ऑपरेशनल फेज में हम लोगों ने PSLV और GSLV इन प्रक्षेपण यानों का निर्माण कर लिया। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकलों का निर्माण हम लोगों ने ऑपरेशनल फेज में कर लिया। और अगर आधुनिक दशक की बात करें तो वर्तमान में हम स्पेशलाइज्ड फेज में हैं, और स्पेशलाइज्ड फेज में हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकलों की, यानी ऐसा लॉन्च व्हीकल जिसे पुनः उपयोग में किया जा सके, यानी पुनः उपयोग किया जा सके, बार बार जिसकी सहायता से उपग्रह को हम लोग प्रक्षेपित कर सकते हैं एक ही रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा। तो इस तकनीक का हम लोग अभी जो परीक्षण कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया एग्जाम में, इसमें आप लोगों से सीक्वेंस पूछा गया था विभिन्न प्रक्षेपण यानों के सफल परीक्षणों का। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा SLV, फिर उसके बाद ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये फेज ही आप याद रखिएगा। अगर ये याद हो गया होगा तो अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं PSLV की बात करूं तो PSLV के वर्तमान में 3 संस्करण हैं। आगे ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी मैं इसके लिए आपका एक बेस तैयार कर रहा हूं ताकि आने वाली चीजें, सारी चीजें आपको समझ में आने लगे। PSLV के अगर संस्करण की या वर्जन्स की बात करें तो अभी वर्तमान में PSLV के 3 संस्करण हैं जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और ये 3 संस्करण हैं PSLV G, जिसे PSLV जनरल भी कहा जाता है, PSLV कोर अलोन या PSLV CA और PSLV XL। वर्तमान में ये PSLV के 3 वर्जन्स हैं, इनके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे। वैसे ही GSLV के संस्करणों की बात करें तो GSLV के भी 3 संस्करण हैं, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3। तो इस प्रकार से ये 3 संस्करण GSLV के भी हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने अभी लॉन्चिंग व्हीकल का एक इंट्रोडक्शन ही बताया है जिसमें विभिन्न प्रकार के लॉन्चिंग व्हीकल, सबसे पहले मैंने बताया सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर उसके बाद निर्मित हुआ ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तीसरे चरण में हम लोगों ने PSLV, यानी ये पहले बना था PSLV, फिर उसके बाद GSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर जियो स्टेशनरी या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इनके 3 चरण बताए, PSLV जनरल, PSLV कोर अलोन और PSLV XL। उसी प्रकार GSLV के 3 संस्करण, GSLV MK1, GSLV MK2 और GSLV MK3। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम लोग
सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में, या एसएलवी। ठीक है, ये जो हमारा प्रथम प्रक्षेपण यान है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं ये देखते चलेंगे, और साथ ही साथ इनके जुड़े जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है या फैक्ट्स है इनसे जुड़े, एसएलवी से जुड़े, इन सबको देखते चलेंगे। तो एसएलवी से जुड़ी सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, इसका पूरा नाम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब याद रखिएगा इसके बारे में एक पॉइंट, कि यह भारत का प्रथम 4 चरणों वाला, इसमें 4 चरणों में ईंधन भरे होते हैं। ठीक है, यहाँ 4 चरण से आशय है, 4 चरणों के ईंधन वाला, इसे मैं लिख भी देता हूं। यह भारत का प्रथम 4 चरणों के ईंधन वाला प्रक्षेपण यान है, जिसमें चारों चरणों में, इनके चारों चरणों में अगर हम लोग बात करें तो चारों चरणों में ठोस ईंधन का प्रयोग हुआ है। ठोस ईंधन प्रयुक्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, यह प्रथम प्रक्षेपण यान था और इसके चारों चरणों में ठोस ईंधन का प्रयोग हुआ है। इसका मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये कैसे होगा। तो इस प्रकार से कुछ एसएलवी था, और एसएलवी के अगर हम लोग चारों चरणों की बात करें तो ये 1 2 3 और ये 4, इस प्रकार से 4 चरण थे, और इन चारों चरणों में ठोस ईंधन का प्रयोग हुआ था। ठीक है, और ये ऊपर वाले में सैटेलाइट। ठीक है, अगर इसके बात करें कैपेसिटी की या इसके पेलोड की बात करें, पेलोड से आशा है कि यह कितना एक्सटर्नल लोड ले जा सकता है। जैसे एक हवाई जहाज की बात करें तो हवाई जहाज में जो हवाई जहाज के अतिरिक्त यानी यात्री प्लस जो सामान का भार होता है उसे हम लोग पेलोड कह सकते हैं। तो इसी प्रकार एक रॉकेट में रॉकेट के अतिरिक्त जैसे सैटेलाइट का जो भार है उसे हम पेलोड कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी थी वह 50 केजी से लेकर 100 केजी तक थी, यानी 50 केजी से यह 100 केजी तक के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम था। ठीक है, दूसरी चीज यह याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज अगर बात करें तो इस जो एसएलवी का परीक्षण हो रहा था, इसके नेतृत्व करता थे ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह जो एसएलवी का परीक्षण चल रहा था तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में यह परीक्षण हो रहा था। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर इसमें जो प्रथम सफल प्रायोगिक परीक्षण या प्रायोगिक लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें तो इसमें जो प्रथम सफल प्रायोगिक प्रक्षेपण यान यानी लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें तो यह था SLV-3। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम प्रायोगिक प्रक्षेपण यान कौन सा था, और आपको ऑप्शन दिए थे जिनमें एक ऑप्शन था SLV-3 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ACF 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो SLV-3 प्रथम प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था, और इस प्रथम प्रायोगिक प्रक्षेपण यान से हम लोगों ने रोहिणी 1 का प्रक्षेपण किया था। यानी प्रथम प्रायोगिक प्रक्षेपण यान याद रखिएगा SLV-3, और इसके द्वारा हम लोगों ने रोहिणी 1 का सफल प्रक्षेपण किया था। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट लॉन्चिंग व्हीकल है ASLV के बारे में। तो ASLV के बारे में बात करें तो देखते हैं ASLV, और इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट
लॉन्च व्हीकल, या हिंदी में कहें तो संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में पॉइंट याद रखिएगा कि यह भारत का प्रथम 5 चरणों वाला यानी 5 चरण में इसमें ईंधन अब आएंगे। ठीक है, भारत का प्रथम 5 चरणों वाला प्रक्षेपण यान था और इसके जो 5 चरण हैं, इन पांचों चरणों में ठोस ईंधन का प्रयोग हुआ था। यानी पांचों चरण में जो ईंधन प्रयोग हुआ था वह ठोस ईंधन का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। जो ASLV यानी ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, वह चारों चरण, उसके जो पांचों चरण थे उसमें ठोस ईंधन का प्रयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं। तो इसकी पेलोड क्षमता हमने पिछले वाले की देखी थी कि वह 50 से 100 केजी था, तो उसी को आगे बढ़ा दो, यह 100 से 150 केजी तक के पेलोड ले जा सकता था। ठीक है, 100 से 150 केजी तक के पेलोड को ले जा सकता था अंतरिक्ष में। ठीक है, तीसरा अगर इसके बारे में बात करें तो इससे जो प्रथम सैटेलाइट प्रक्षेपित हुआ था यानी ASLV से जो प्रक्षेपित सैटेलाइट की बात करें तो जैसे उसमें हम लोगों ने रोहिणी 1 देखा था, तो रोहिणी 1 का ही अब यह ऑग्यूमेंटेड यानी संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान है। तो रोहिणी 1 का ही जो संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसे स्रॉस या हम कहें स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सिस्टम, इसका जो फुल फॉर्म है स्रॉस का, स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, यह इसका पूरा नाम है। तो ASLV के द्वारा स्रॉस का सफल प्रक्षेपण किया गया था। इतनी सारी चीजें आपको याद रखने की ASLV के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे लॉन्चिंग व्हीकल यानी PSLV की। यह PSLV बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप देखते हैं। PSLV की बात करें तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च या लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV का पूरा नाम हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में याद रखते हैं तो दूसरा चीज के बारे में याद रखिएगा, यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4 चरणों वाला रॉकेट यान था। ठीक है, यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित था और इसमें भी 4 चरणों में ईंधन भरा हुआ था। और इन 4 चरणों में जो ईंधन है वह क्रमशः सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड लिक्विड इन प्रकार के, यह पहले चरण में और तीसरे चरण में हम कह सकते हैं ठोस ईंधन का प्रयोग हुआ था और दूसरे और चौथे चरण में लिक्विड ईंधन का प्रयोग हुआ था। तो ये चीज याद रखिएगा कि यह जो PSLV है यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित था और यह 4 चरणों वाला था, जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस और दूसरे और चौथे चरण में लिक्विड ईंधन का प्रयोग हुआ था। दूसरा चीज इसके बारे में बात करें यानी नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो हम देखते हैं कि यह जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वह ध्रुवीय कक्षाओं में यानी PSLV ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने हेतु विकसित किया गया था। और बाद में जब इसके नए नए संस्करण आए तो हम PSLV के द्वारा ही इनके नए संस्करणों के द्वारा हम लोगों ने
जियो में ही, यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, अभी तक हम लोग पीएसएलवी में ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की बात कर रहे थे, लेकिन जब नए संस्करण इसके आए तो हम लोगों ने पीएसएलवी के ही थ्रू हम लोगों ने जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में भी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी अगर इसकी क्षमता की बात करें, जैसे हम लोगों ने पिछले जो एसएलवी है और एएसएलवी में क्षमताओं की बात की थी, तो अगर इसकी क्षमता की बात करें तो यह 1750 केजी 1750 केजी तक के पेलेट को या 1750 केजी तक के उपग्रहों को यह लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम था, या इसकी कुछ लोड क्षमता को कम कर दे 1400 लगभग 25 केजी के आसपास के उपग्रहों को यह जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम था। चूंकि लोड थोड़ा कम हो रहा है तो यह अधिक ऊंचाई तक भी ले जा सकता है, तो यह जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में भी जो 1425 केजी के उपग्रह है उनको ले जाने में सक्षम था, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे इसमें बात करें तो जो पीएसएलवी है, अगर इसकी वर्तमान स्थिति देखें तो पीएसएलवी के अब तक या वर्तमान में अब तक 50 सफल उड़ानें हो चुकी हैं। यानी जो पीएसएलवी है वह अब तक 50 सफल उड़ानें कर चुका है, और इन 50 सफल उड़ानों में से अगर हम लोग देखें तो इसकी 47 उड़ानें जो है सफल हुई हैं, 47 उड़ानें सफल हुई हैं, जबकि 2 उड़ान इसमें से 2 उड़ान असफल और 1 उड़ान आंशिक रूप से सफल हुई है, आंशिक रूप से सफल हुई है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो इसकी टोटल 50 उड़ानें हुई, उन 50 उड़ानों में से बात करें तो यह 47 पूरे सक्सेसफुल रही हैं, जबकि 2 असफल और 1 आंशिक रूप से असफल रही है। तो इस प्रकार हम इसके अगर फीचर्स में कह सकते हैं कि यह जो पीएसएलवी है वह उसकी एक्यूरेसी हाई है, एक्यूरेसी हाई है, ठीक है, यानी हाई एक्यूरेसी वाला प्रक्षेपण यान है। आप देख सकते हैं कि 47 सफल उड़ानें हुई है, मतलब अगर एक अप्रोक्सीमेट बोला जाए तो 94 to 95% यह सफल है, ठीक है। और दूसरा, यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित होने के कारण इसका जो कॉस्ट है वह बहुत ही लो है, यानी लो कॉस्ट पर बेस्ड है जो हमारा पीएसएलवी है। और यही 2 कारण है, एक तो हाई एक्यूरेसी और दूसरा लो कॉस्ट, जिसके कारण हम विदेशी उपग्रहों को भी आज भारत के अंतरिक्ष यानों से प्रक्षेपित कर रहे हैं, ठीक है। यही जो 2 कारण हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं पीएसएलवी के वर्जन्स के बारे में। तो अभी मैंने बताया था कि पीएसएलवी के 3 वर्जन्स हैं। अगर पीएसएलवी की वर्जन की बात करें तो पीएसएलवी के 3 संस्करण हैं, ठीक है। और इन 3 संस्करणों की बात करते हैं तो जो पहला संस्करण है यह है पीएसएलवी जी, दूसरा है पीएसएलवी सीए और तीसरा है पीएसएलवी एक्सएल, ठीक है। पीएसएलवी जी की बात करें या पीएसएलवी जनरल की बात करें तो पीएसएलवी जनरल में 4 चरणों में ईंधन रहेगा, ठीक है। 4 चरणों में ईंधन का प्रयोग हुआ है, और जो ईंधन का क्रम है वह सेम ही रहेगा, सॉलिड, लिक्विड और फिर सॉलिड लिक्विड, यानी पहले और तीसरे में ठोस ईंधन और दूसरे और चौथे में तरल ईंधन का प्रयोग हुआ है। और इन 4 चरणों में ईंधन के साथ ही इसमें आप देखेंगे कि साइड में जो रॉकेट रहते हैं उसके साइड में बूस्टर्स लगे होते हैं। तो इन 4 चरणों में ईंधन के साथ साथ इसमें बूस्टर्स का भी प्रयोग हुआ है, बूस्टर्स, ठीक है, बूस्टर्स का भी प्रयोग हुआ है। तो ये चीज के कारण अगर इसका यूज देखें, अगर हम लोग पीएसएलवी जनरल का यूज देखें तो यह लगभग 1500 केजी तक के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम रहा है, ठीक है। 1500 केजी तक के
उपग्रहों को ले जाने में यह सक्षम रहा है। तो पीएसएलवी जनरल की हम लोगों ने बात की, इसका मैं कुछ अगर डायग्राम बनाऊं तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। यानी यह जो 4 चरण में इसमें ईंधन रहेगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से रॉकेट रहता है और रॉकेट में ये 4 चरणों में ईंधन भरे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड लिक्विड, इस प्रकार से 4 चरणों में ईंधन रहेगा। पहला और तीसरा चरण ठोस ईंधन पर आधारित रहेगा, जबकि जो दूसरा और चौथा है वह तरल ईंधन पर आधारित रहेगा। और इसमें जो साइड में देखेंगे तो बूस्टर्स लगे रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से बूस्टर्स लगे रहते हैं, जो इसको जब स्टार्टिंग थ्रस्ट होता है यानी जैसे ही प्रक्षेपण यान स्टार्ट होता है तब उस समय ये जो बूस्टर्स हैं उसको हाई बूस्ट प्रदान करते हैं, जिस हाई थ्रस्ट देते हैं जिससे आपका जो रॉकेट है वह अधिक ऊंचाई तक जाता है और उसकी जो मारक क्षमता होती है वह भी बढ़ती है। तो यह लगभग 1500 केजी तक के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम था, यह चीज याद रखिएगा। दूसरा बात करते हैं पीएसएलवी की कोर अलोन की। कोर अलोन नाम से याद रखिएगा कि इसमें कोर अलोन रहेगा, यानी ये पार्ट बस रहेगा, इसमें किसी प्रकार के बूस्टर्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, कोर अलोन में किसी प्रकार के बूस्टर का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें भी 4 चरणों में ईंधन रहेगा, 4 चरणों में ईंधन रहेगा, जबकि इसमें किसी प्रकार के बूस्टर का उपयोग नहीं होगा। लेकिन बूस्टर का उपयोग तो नहीं होगा, लेकिन इसमें जो पहला चरण रहेगा तो वह पहला चरण बहुत ही शक्तिशाली होगा। पहला चरण बहुत ही शक्तिशाली होगा, यानी जो कोर अलोन है उसमें भी 4 चरणों में ईंधन रहेगा, लेकिन इसमें जो पहला चरण है वह शक्तिशाली रहेगा। सॉरी, तो पहला चरण बहुत ही शक्तिशाली रहेगा, ये चीज याद रखिएगा। अब इसका अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। यह जो है यह पीएसएलवी कोर अलोन है और इसमें केवल 4 चरणों में ईंधन है, इसमें किसी प्रकार के आप देखेंगे तो बूस्टर्स का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी प्रकार के बूस्टर्स का प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा इसी में बात करते हैं पीएसएलवी एक्सएल की। तो पीएसएलवी एक्सएल में भी 4 चरणों में ईंधन रहेगा, 4 चरणों में ईंधन रहेगा। इसमें बूस्टर्स का प्रयोग भी होगा, बूस्टर्स का प्रयोग भी होगा और साथ ही साथ ये जो पहला चरण जो शक्तिशाली मैंने इसमें बताया पीएसएलवी कोर अलोन में, इसका भी प्रयोग होगा। तो जो पहला चरण है वह शक्तिशाली होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे शक्तिशाली अब इस प्रकार से कहें तो पीएसएलवी एक्सएल ही हो गया, क्योंकि इसमें तो बूस्टर्स का प्रयोग हो रहा है। इसमें जो पहला चरण था वह शक्तिशाली था, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी पीएसएलवी जनरल, पीएसएलवी कोर अलोन, इन दोनों का मिश्रित रूप है कहा जाए एक प्रकार से। तो पीएसएलवी एक्सएल है जिसके 4 चरणों में ईंधन भरा हुआ है, बूस्टर्स का प्रयोग भी हुआ है और इसमें पहला जो चरण है वह बहुत ही शक्तिशाली है। तो इस प्रकार इसका यूज अब क्या होगा अगर हम लोग बात करें तो इसकी अगर यूज की बात करें तो यह अभी तक हम लोग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को केवल उपग्रहों तक ले जाने में, यानी सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट तक ले जाने में उपयोग कर रहे थे। लेकिन अब इस पीएसएलवी एक्सएल के द्वारा अब हम देखेंगे आप तो जो जियो ऑर्बिट है, जियो ऑर्बिट में उपग्रहों को ले जाने में इसका प्रयोग होने लगा है। जियो ऑर्बिट में उपग्रहों को ले जाने में इसका प्रयोग होने लगा है पीएसएलवी एक्सएल का। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी थी। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, पीएसएलवी एक्सएल के थ्रू ही चंद्रयान प्रथम को, यानी पीएसएलवी जो एक्सएल है इसका सफल परीक्षण भी हुआ था चंद्रयान प्रथम में, जिसमें चंद्रयान प्रथम को पीएसएलवी एक्सएल के द्वारा ही ले गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा चंद्रयान प्रथम के बारे में। अगर इसको हम लोग अभी आगे डिटेल में भी देखेंगे चंद्रयान प्रथम को। नेक्स्ट अगर हम लोग पीएसएलवी के ईंधन के बारे में बात करें तो थोड़ा देखते हैं इसके ईंधन के बारे में कि इसमें कौन से ईंधन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग जो रॉकेट्स हैं उनमें प्रयुक्त ईंधनों की बात करें तो हम लोगों ने अभी देखा कि इसमें जो ईंधन प्रयुक्त होते हैं वो केवल 2 ही प्रकार के ईंधन हैं। एक तो हम लोगों ने यूज किया ठोस ईंधन या सॉलिड फ्यूल, और दूसरा तरल ईंधन या लिक्विड फ्यूल्स।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दो ही प्रकार के ईंधन अभी हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। और ठोस ईंधन के रूप में अगर आप लोग देखें तो नाम याद रखिएगा HTPB, यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, यह ठोस ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। साथ ही साथ या फिर MMH या मोनो मेथाइल हाइड्रोजन, इसका प्रयोग होता है। तो ठोस ईंधन के रूप में केवल दो ही ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है, अभी तक किया गया है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन और दूसरा मोनोमेथाइल हाइड्रोजन। इन दो ठोस ईंधनों का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में या लॉन्चिंग व्हीकल्स में। और इन जो ठोस ईंधनों के लिए प्रयुक्त, अगर मैं इंजन की बात करूं, चूंकि ठोस और तरल के लिए अलग अलग इंजनों का भी यूज होता है, तो जो ठोस ईंधन है उसके लिए जो प्रयुक्त इंजन है उसका नाम है S139। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ठोस ईंधनों में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन और मोनोमेथाइल हाइड्रोजन, इन ईंधनों का यूज होता है। साथ ही साथ जो इंजन प्रयुक्त होते हैं इन ईंधनों के दहन के लिए, यानी इन ईंधनों के दहन के लिए जो ठोस ईंधन है, इनके दहन के लिए जो इंजन प्रयुक्त हो रहा है वह S139 है। वैसे ही बात करें अगर तरल ईंधन की, तो तरल ईंधन में UDMH, यानी अगर इसका पूरा नाम देखें तो अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्रोजन, इसका प्रयोग तरल ईंधन के रूप में यहाँ पर होता है। और अगर हम लोग तरल ईंधन के इंजन की बात करें तो तरल ईंधन के दहन के लिए विकास इंजन का यूज किया जाता है, तो ये सारी बातें थी PSLV के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट लॉन्चिंग व्हीकल GSLV के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट लॉन्चिंग व्हीकल देखते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या GSLV के बारे में, ठीक है। अब GSLV के बारे में याद रखिएगा, देखिए इससे पहले हम लोगों ने PSLV निर्मित कर लिया था, लेकिन जो PSLV की मैक्सिमम क्षमता है वह 1750 kg ही थी, यानी 1750 kg के तक के उपग्रहों को यह ले जाने में सक्षम था, अभी हम लोगों ने देखा। लेकिन GSLV का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि हम लोग अधिक भार क्षमता वाले उपग्रहों को ले जाने में सक्षम हो सके, यानी अब हम लोग 1750 kg से अधिक भार वाले उपग्रहों को ले जाने के लिए GSLV का निर्माण किया गया था, ठीक है। GSLV का निर्माण 1750 kg से अतिरिक्त भार वाले उपग्रहों को ले जाने के लिए किया गया था। दूसरा जो GSLV है यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यह तीन चरणों वाला रॉकेट है या तीन चरणों वाला हम कह सकते हैं लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसमें प्रथम चरणों में सॉलिड, द्वितीय चरण में तरल या लिक्विड और तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है अभी हम लोग थोड़ा आगे में देखेंगे, आप समझिएगा। जो GSLV है यह तीन चरणों वाला लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है, यानी इसमें तीन चरणों में फ्यूल रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने PSLV देखा था और PSLV में हम लोगों ने 4 चरणों की बात की थी, लेकिन जो GSLV है, अगर मैं इसका कुछ डायग्राम बनाऊं तो इस प्रकार से बनेगा। यह जो GSLV है, तो GSLV में हम लोग अगर बात करें, इसमें 3 चरणों में ईंधन भरा हुआ रहेगा। और ये जो प्रथम चरण है इसमें लिक्विड, दूसरे में प्रथम में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड, और जो तीसरा चरण है वह क्रायोजेनिक ईंधन से युक्त होगा, यानी जो यहाँ इंजन भी प्रयुक्त होगा
उस इंजन का नाम क्रायोजेनिक इंजन होगा। ठीक है, पहले चरण में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड और तीसरे में क्रायोजेनिक। ठीक है, इसमें भी बूस्टर्स के उपयोग होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। अगर इसके संस्करणों की बात की जाए तो इसके 3 संस्करण हैं अभी तक वर्तमान में। देखें तो जीएसएलवी की अगर संस्करण देखें तो जीएसएलवी के अगर हम लोग संस्करण की बात करें या इसकी अभी तक वर्जन्स की बात करें तो इसके 3 वर्जन्स हैं। अभी हम लोगों ने 3 पीएसएलवी के वर्जन्स देखे 3। अब सेम उसी प्रकार ही जीएसएलवी के अगर वर्जन देखें तो पहला जो वर्जन है जीएसएलवी मार्क 1, दूसरा जो वर्जन है जीएसएलवी मार्क 2 और जो तीसरा वर्जन है वह है जीएसएलवी मार्क 3। तो इस प्रकार से 3 वर्जन है जीएसएलवी के। ठीक है, इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। अब जीएसएलवी मार्क 1 के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर जो इंजन प्रयुक्त हो रहा था, जीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है, लेकिन हम लोगों ने जब जीएसएलवी मार्क 1 का उपयोग किया था, इस समय तक जीएसएलवी मार्क 1 के निर्माण के समय तक हमारे पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। यानी इस समय जो क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त हो रहा था वह हमें रूस दे रहा था, यानी रूस से क्रायोजेनिक इंजन लिया जा रहा था। अभी तक हम लोगों ने क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण नहीं किया था। ठीक है, दूसरी चीज याद रखिएगा कि इसकी जो कैपेसिटी थी वह 1.8 टन की थी, यानी लगभग यह 1800 केजी तक के उपग्रहों को ले जा सकता था। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो पीएसएलवी है वह भी 1750 केजी तक के बाद में उसके जो नए संस्करण आए उसको ले जाने में सक्षम रहे, यानी लगभग वह भी 1.8 टन ही हम उसकी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पीएसएलवी से ही उस तकनीक को प्राप्त कर लिए। तो अब हम लोगों को इस जो जीएसएलवी मार्क 1 है इसकी ज्यादा यूज हम लोग नहीं किया, इसका हम लोग वर्तमान में ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरा इसके संस्करण की बात करें जीएसएलवी मार्क 2 की, तो जो जीएसएलवी मार्क 2 है, अब हम लोगों को ये रूस से क्रायोजेनिक जो इंजन है उसको प्रोवाइड करना उन्होंने बंद कर दिया था, जिसके कारण अब भारत से यानी भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन जो प्रयुक्त हुआ वह जीएसएलवी मार्क 2 से हुआ। यानी भारत में निर्मित अगर हम लोग क्रायोजेनिक तकनीक के इंजन की बात करें तो यह जीएसएलवी मार्क 2 से प्रयोग हुआ। ठीक है, और जीएसएलवी जो मार्क 2 है अगर इसकी कैपेसिटी देखें तो इसकी कैपेसिटी आप याद रखिएगा यह लगभग 2500 केजी तक के उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। ठीक है, 2500 केजी तक के उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है जो जीएसएलवी मार्क 2 है। वैसे ही बात करें जीएसएलवी मार्क 3 की, तो जीएसएलवी मार्क 3 की अगर कैपेसिटी मैं डायरेक्ट बताऊं तो इसकी जो कैपेसिटी है वो आप याद रखिएगा यह लगभग 10,000 केजी तक के उपग्रहों को लियो की कक्षा में यानी लो अर्थ ऑर्बिट में, और अगर इसके लोड को यानी ये जो भार है इसको कम कर दे तो यह 4,000 केजी तक के उपग्रहों को 4,000 केजी तक के उपग्रहों को जियो की कक्षा में ले जाने में सक्षम है, यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की कक्षा में ले जाने में 4,000 केजी तक के उपग्रहों को यह सक्षम है। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा। लेटेस्ट जो है वह जीएसएलवी मार्क 3 है, इसे फैट बॉय की संज्ञा भी दी गई है क्योंकि यह वर्तमान में देखें तो सबसे भारी उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है। लियो की कक्षा में 10,000 केजी और जियो की कक्षा में 4,000 केजी तक के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है। इसका जो पहला सफल प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था वह था जीएसएलवी मार्क 3 D1 याद रखिएगा आप, नया एक शब्द D1, जीएसएलवी मार्क 3 D1 यह इसका पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था जो जीएसएलवी मार्क 3 संस्करण है इसका, और इसके द्वारा जीसैट 19 को प्रक्षेपित किया गया था। जीसैट 19 को प्रक्षेपित किया गया था। याद रखिएगा जो जीएसएलवी मार्क 3 है इसका प्रथम जो प्रक्षेपण यान था इस संस्करण का वह जीएसएलवी मार्क 3 D1 था, और इसके द्वारा जीसैट 19 को सफल प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, वर्तमान में देखें तो 2019 में चंद्रयान 2 का भी प्रक्षेपण
चंद्रयान 2, या जिसे हम लोग नाम दिया था, या इसका जो प्रक्षेपण यान था जो इसके लिए यूज हुआ था वह था GSLV मार्क 3 M1 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है जो मून का मिशन है उसके लिए प्रथम प्रक्षेपण यान इस GSLV संस्करण का। तो GSLV मार्क 3 M1 इस संस्करण का प्रक्षेपण यान था जो यूज किया गया था चंद्रयान द्वितीय में सॉरी। जो GSLV मार्क 2 है इसको संज्ञा दी गई है इसकी अस्थिरता के कारण नॉटी बॉय की, NAUGHTY नॉटी बॉय की संज्ञा दी गई है GSLV मार्क 2 को। वैसे ही अभी मैंने बताया कि GSLV मार्क 2 को फैट बॉय, क्योंकि यह सर्वाधिक भार को ले जाने में सक्षम है इसलिए फैट बॉय की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार जो PSLV हम लोगों ने पिछला देखा उसे वर्क हॉर्स या वर्क हॉर्स की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये तीन चीज याद रखिएगा, फैट बॉय और नॉटी बॉय, ठीक है, और एक वर्क हॉर्स। इसके बाद हम लोग आते हैं जो तीसरा लॉन्चिंग व्हीकल है वह है हमारा रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में। जो हमारा अंतिम लॉन्चिंग व्हीकल है रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, या जिसे हम लोग बार बार जिसे हम लोग प्रक्षेपित करके उपयोग कर सकते हैं, या इसकी बात करें अगर इसके प्रॉपर डेफिनेशन की तो जो हमारा रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है यह ऐसा प्रक्षेपण यान है जो उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने की पश्चात पुनः पृथ्वी की सतह पर वापस आएगा। ठीक है, यानी रीयूजेबल जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसको अगर एक बार हम लोग प्रक्षेपित करते हैं किसी उपग्रह को इसके द्वारा तो उस लॉन्चिंग व्हीकल को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी पुनः यह पृथ्वी के कक्षा पर वापस आएगा और उसे बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के उपग्रहों को रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहेंगे। वर्तमान दशक में इस प्रकार के उपग्रहों पर प्रक्षेपण चल रही है। अगर यह सफल होता है तो हम आगे आने वाले जो मिशन है जैसे गगनयान, जो हमारे मानव युक्त मिशन होंगे जिसमें मानव को भी अगर हम लोग अंतरिक्ष में ले जाना रहेगा, क्योंकि मानव को अंतरिक्ष में ले जाना है तो उस रॉकेट को वापस भी आना रहेगा। तो इस प्रकार के अगर तकनीक हम लोग विकसित कर लेते हैं तो आगे आने वाले मानव युक्त जो मिशन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उस प्रकार के मिशनों के लिए। तो रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा हम लोग पृथ्वी की सतह पर उसे जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसे पुनः प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा चीज याद रखिएगा, इसमें जो प्रयुक्त इंजन होगा वह क्रायोजेनिक इंजन को अब विकसित करके इसमें जो प्रयुक्त इंजन होगा वह याद रखिएगा स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाएगा। स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है, इंजन का नाम याद रखिएगा स्क्रैमजेट इंजन। इस प्रकार के इंजनों का उपयोग किया जाएगा रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में। स्क्रैमजेट इंजन क्या होते हैं? तो जो स्क्रैमजेट इंजन है, जैसे हम लोग अभी देखा हम लोगों ने क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर, जो पिछले वीडियो में पिछले इसमें बताया नहीं था आपको टॉपिक में, तो उसके बारे में बता देता हूँ। जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो क्रायोजेनिक इंजन ऐसे इंजन होते हैं जिसमें अत्यधिक निम्न ताप, और यह तापमान भी CGPSC के एग्जामों में पूछा गया है। तो अत्यधिक निम्न ताप, और यह तापमान याद रखिएगा -150 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन ऐसा इंजन है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप, क्रायोजेनिक का मतलब ही होता है कि अत्यधिक निम्न ताप, और अत्यधिक निम्न ताप पर यदि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार के इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। यह जो टेक्नोलॉजी है हम लोगों ने अभी देखा GSLV में प्रयुक्त हुई है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, अच्छा ये ईंधन के नाम भी याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजर के रूप में इसमें प्रयुक्त हो रहा है लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन प्रयुक्त हो रहा है।
ईंधन के रूप में, और लिक्विड हाइड्रोजन प्रयुक्त हो रहा है जो हमारा ईंधन के रूप में, और लिक्विड ऑक्सीजन हो रहा है ऑक्सीडाइजर के रूप में, और ये निम्न ताप, यह भी याद रखिएगा इस क्रायोजेनिक इंजन के बारे में, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो हमारा रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, इसमें जो अभी इंजन प्रयुक्त होगा वह स्क्रैमजेट इंजन होगा। और स्क्रैमजेट इंजन किसे कहेंगे? ऐसा इंजन जिसकी गति ध्वनि की गति से अधिक होगी, यानी ऐसा इंजन जिसकी गति ध्वनि की गति से भी अधिक होगी, ठीक है। और जो इसमें ईंधन का प्रयोग होगा, यानी इसमें जो फ्यूल यूज होगा वह, अब इसमें ऑक्सीडाइजर हम लोग अलग से उसमें भेजेंगे नहीं, अब यह वायुमंडल से ऑक्सीजन का यूज करेगा, यानी जो ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीडाइजर यूज होता है वह वायुमंडलीय ऑक्सीजन का यूज करेगा। तो इस प्रकार के इंजन को स्क्रैमजेट इंजन कहते हैं, और इस टेक्नोलॉजी का यूज होगा हमारी जो रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। थोड़ा सा अगर मैं इसको एक डायग्रामेटिक वे में बताऊं, यह इंजन जो हमारा प्रक्षेपण यान है वह कार्य कैसे करेगा, तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो ये हमारा लॉन्चिंग स्टेशन है जहां से उपग्रह को प्रक्षेपित करना है, जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें तो यह भारत का, अगर हम लोग देखें तो यह सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, और सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से इस प्रकार के रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को जब प्रक्षेपित किया जाएगा तो यह जाएगा और अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित करेगा, और यह पुनः, इधर देखेंगे तो पूरा समुद्र एरिया है, और यह उपग्रह को स्थापित करने के पश्चात पुनः समुद्र में वापस आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग इसे पुनः प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार जो रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है इस प्रकार से वर्क करेगा, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, तो पहला तो इससे प्रॉफिट होगा कि हम रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा अब मानव युक्त मिशन को अब हम प्रारंभ कर सकते हैं इसके सफल परीक्षण के बाद। दूसरा अगर इसमें प्रॉफिट की बात करें तो इसके द्वारा हमारा जो कॉस्ट है वो लगभग, हमारा जो कॉस्ट अभी तक जो प्रक्षेपण में लग रहा था उसका लगभग आधा हो जाएगा, यानी हमारी जो उपग्रह प्रक्षेपण में जो हमारी मूल्य लग रही थी, जो हमारी मुद्राएं लग रही थी, अब वह आधी हो जाएंगी। तो इस प्रकार रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के विकास से हम अत्यधिक कम खर्च में मानव युक्त मिशन भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे लॉन्चिंग स्टेशन के बारे में। इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से आप रिपीट करिएगा ताकि बार बार चीज़ें आपको याद होती रहें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।